Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th standard की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 21 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसकी लास्ट एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.5, जहाँ से आपका फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय द यूज़ ऑफ क्रामर्स रूल। किस रूल्स के तहत? क्रामर्स रूल। ये क्रामर्स रूल जो है आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा होगा, ये वही क्रामर्स रूल है। तो यहाँ इसको थोड़ा डिटेल से हम स्टडी करेंगे। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये एक बेस्ट मेथड है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है? जब आपको एक से ज़्यादा इक्वेशंस प्रोवाइड की जाएं और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का कहा जाए तो ये कहलाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो तमाम इक्वेशंस को एट अ टाइम जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो मैंने इस वक्त आपके सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, आपके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। तो क्रामर्स रूल की मदद से हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा एक रूल है जिसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। तो चलते हैं अपने रूल की तरफ और अपने सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा? देखें, आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स जो मैंने बनाया है इसके अंदर आप कोफिशिएंट्स लिखेंगे, ये कहलाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी ये जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो ये बनेगा 2 2 1, क्योंकि z के साथ कोई नंबर शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब 1 है। 3 -2, अगर नंबर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कोफिशिएंट होगा। -2 5 1 -3। इसी के साथ आप एक कॉलम मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू के बाद भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इन मैट्रिक्स के अंदर क्या फिल करेंगे हम? इसमें आपके ये जो वेरिएबल्स हैं x y z ये आएंगे और इस मैट्रिक्स में आपके पास ये जो इक्वालिटी के बाद वाले नंबर हैं 3 1 2, ये कोई अपनी मर्जी से मैंने इस तरह इनको कन्वर्ट नहीं किया। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम बनाया गया है। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, एक मैट्रिक्स आएगा जो कि इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को अगर हम यूज़ करके उनको बराबर करें तो वापस इस सिस्टम की तरफ हम पहुंच सकते हैं। यानी वापस हमें वही ओरिजिनल सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। तो ये कतन मत सोचिएगा कि अपनी तरफ से अपने जैसा दिल कर रहा था हमने वैसे ही मैट्रिसेस लेके ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। नो, ये एक सिस्टम के तहत हमने ट्रांसफॉर्म किया है कि अगर हम वापस इसको इसके बराबर भी प्रूव करना चाहें तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन से वापस ये सिस्टम भी जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद आपने क्या करना है? आपके पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका कोई भी आप नाम सजेस्ट कर ले। चले, मैं यहाँ पर एक नाम इसका लिख देता हूँ A। मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास सिर्फ एक और काम रहेगा, आपने 4 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। कौन से 4 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स लेने हैं वो मैं साथ साथ बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला, याद रखिए मैंने 4 डिटर्मिनेंट्स का कहा है, सबसे पहले आपने इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, यानी अगर ये सिंगुलर हो जाता है तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा काम ख़त्म। और अगर इसका सोल्यूशन नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो हमारा काम आगे चलता रहेगा, यानी हम सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकेंगे। इसका 0 आने का मतलब क्या है वो भी मैं डिटेल से आगे चल के इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले मैं A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा। मैंने आपको कहा था कि 4 डिटर्मिनेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मैं A का डिटर्मिनेंट लेता हूं। 2 2 1 3 -2 -2 5 1 -3। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट पीछे हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो एक्सपेंशन से मैं इसके डिटर्मिनेंट तक जो है वो इजीली पहुंच सकता हूं।
तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करूँ तो 2 इंटू, देखें ये कॉलम ये रो इग्नोर हो जाएगा, ये क्या बनता है 6 माइनस माइनस प्लस 2 8 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -2 दूसरा एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं, इस कॉलम को इस रो को इग्नोर करें, -9 प्लस 10, -9 प्लस 10 मेरे ख्याल 1 आ जाता है, प्लस 1 इंटू ये कॉलम ये रो इग्नोर करें, 3 प्लस 10, 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना बना 8 2 16 माइनस 2 प्लस 13, 16 में से आप 13 को ऐड करें, 16 और 13 कितना हो जाएगा 29, 29 में से 2 निकल जाए तो आपके पास आंसर आता है जी 27। ले जी आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट है 27 आया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बात भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता तो हमारा काम यहीं पे ही ख़त्म हो जाता, हम कहते कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका जो ए डिटर्मिनेंट 27 आने का मतलब है कि 27 नॉन ज़ीरो नंबर है और सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ले जी पहला डिटर्मिनेंट जो है आपने कैलकुलेट कर लिया, अब बाकी और 3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने और हमारा काम इंशाल्लाह वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट बाकी 3 है उसमें से अब मैं दूसरा यानी कि डिटर्मिनेंट उसका नाम मैंने D1 रख दिया, यानी दूसरे डिटर्मिनेंट को क्योंकि 3 रह गए हैं D1 D2 D3 के नाम से मैं दे दूंगा इसका, क्योंकि इसका नाम मेंशन था मैट्रिक्स का A, तो इसलिए मैंने उसको A रखा। तो D1 डिटर्मिनेंट मैं कैसा कैलकुलेट करूंगा ज़रा गौर से देख लें। D1 डिटर्मिनेंट में मैं यही A वाले ही एलिमेंट्स लूंगा, लेकिन सिर्फ एक कॉलम मैं चेंज करूंगा। एक कॉलम कौन सा मैं चेंज करूंगा, पहला कॉलम मैं इस मैट्रिक्स से रिप्लेस करूंगा, इसका भी अगर कोई नाम रखना चाहे रख लें, B मैट्रिक्स से मैं रिप्लेस करूंगा, बाकी वही रहेगा। यानी पहला कॉलम मेरे पास ये आएगा 3 1 2 3 1 2 और बाकी दोनों जो है मैं वही रखूंगा 2 -2 1 1 -2 -3 1 -2 -3। तो ये D1 की एक ख़ास बात है कि मैंने उसके अंदर जो पहला कॉलम है A मैट्रिक्स वाला वो मैंने इस B से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम है। और अब मैं इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 3 इंटू -2 इंटू प्लस 1 इंटू ब्रैकेट्स में क्या आएगा, इस कॉलम इस रो को इग्नोर करें, ये +6 बनेगा, +2 8 बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें क्या आएगा, इस कॉलम को इस रो को इग्नोर करें, -3 इनका प्रोडक्ट +4, -3 +4 का मतलब होता है +1। और उसके बाद जो है आप इस कॉलम को इस रो को इग्नोर करें, 1 + 4 कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 3 24 -2 + 5 24 और 5 29 -20 27 आ गया जी। चलो जी यहाँ लिख देते हैं 27। D1 की क्या वैल्यू आई हमारे पास 27। ये 0 भी आ सकता है, यहाँ कोई वो शर्त नहीं है 0 ना आए, वो सिर्फ यहाँ पर थी। ये 0 भी आ जाए ना आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, जैसा मर्जी नंबर आ जाए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो D1 एक डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया। ये दूसरा डिटर्मिनेंट था, मेरे 4 डिटर्मिनेंट के हिसाब से ये दूसरा था। अब मैं इससे अगला थर्ड डिटर्मिनेंट जिसका नाम मैं रखता हूं D2। D2 एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा जिसके अंदर मैं दूसरा कॉलम, जैसे मैंने यहां पर कॉलम नंबर 1 को रिप्लेस किया था मैट्रिक्स B से, इसके मैं यहां पर कॉलम नंबर 2 को रिप्लेस करूंगा, बाकी यही A का ये मैट्रिक्स रह जाएगा। 2 3 5 1 -2 1 -2 -3 और दरमियान वाला कॉलम जो मैं इससे रिप्लेस करूंगा 3 1 2। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि यहाँ हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो इसके बाद इसकी एक्सपेंशन करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 2 इंटू समथिंग -3 इंटू समथिंग +1 इंटू समथिंग। ठीक है जी, और ये हम बोर्ड की पार्टीशन बना लेते हैं ताकि हमारा काम जो है, कोशिश करते हैं कि
इसी बोर्ड पे ही कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या पुट करना चाहिए। इस कॉलम रो को इग्नोर करें, -3 + 4 हो जाएगा, -3 + 4 1 आ जाएगा। उसके बाद -3 इसको इग्नोर करें, -9 + 10 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको इग्नोर करें, 6 - 5 वो भी 1 आ जाएगा, 6 - 5 1। तो ये क्या बना हमारे पास, 2 - 3 + 1 कितना बना, ये तो मेरे ख्याल 2 और 3 0 हो गया जी। D2 0 आ गया। मैंने आपको बताया था ये 0 भी आ सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का 0 आना कोई मसला क्रिएट नहीं कर सकता। ले जी, D2 की वैल्यू भी आपके सामने आ चुकी है, D1 D2 की वैल्यू आ चुकी है, यानी अब तक हम 3 जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब मैं आखिरी डिटर्मिनेंट की तरफ जाने लगा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 डिटर्मिनेंट्स ही कैलकुलेट करने हैं। तो चौथे डिटर्मिनेंट का नाम मैंने रखा D3। और D3 में कैसा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम को चेंज किया था B मैट्रिक्स से, यहाँ पे सेकंड कॉलम को आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि इसमें मैं इस A मैट्रिक्स में से थर्ड कॉलम B मैट्रिक्स से रिप्लेस करूँगा। 2 3 5 2 3 5 2 -2 1 और थर्ड कॉलम जो है वो ये वाला रखेंगे हम, 3 1 2 3 1 2। ठीक है जी। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इसकी एक्सपेंशन बनाते हैं, 2 * समथिंग -2 * समथिंग +3 * समथिंग। ब्लैंक्स में छोड़ देता हूँ, बाद में ये नंबर्स पुट किए जा सकते हैं। तो इसको इग्नोर करें, -4 - 1 -5 हो जाएगा। इसको इग्नोर करें, 6 - 5 1 आंसर आ जाएगा। इसको रो को इग्नोर करें, 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13। 3 + 10 कितना हो जाएगा जी, 13। तो ये क्या बना, -10 - 2 + 39 13 3 39। ठीक है जी। 39 में से 10 गए, 29 2 निकल गए, 27। ये तो एक जैसे ही नंबर आए जा रहे हैं, चलें कोई बात नहीं। ये हमारे पास D3 जो है वो सामने आ गया। हमारा मेन काम जो कैलकुलेशंस का था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, अब तक मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट किए हैं। एक ये A डिटर्मिनेंट, एक ये D1 डिटर्मिनेंट, एक ये D2 डिटर्मिनेंट और एक ये D3 डिटर्मिनेंट। मैंने कहा था इसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। देखिए, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये एक सिस्टम है, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि x, y, z की वो वैल्यूज़ चाहिए जो इन तीनों इक्वेशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई करें। तो यहाँ भी हमारा मकसद यही था कि हम इस x, y, z के साइमल्टेनियस सोल्यूशन तक पहुँच जाएं, यानी ऐसा सोल्यूशन जो एट अ टाइम इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो बिल्कुल लास्ट में हम वहीं तक ही पहुँचने वाले हैं। ये 4 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने के बाद आप डायरेक्टली x की वैल्यू लिख सकते हैं, x बराबर होगा D1/A डिटर्मिनेंट के। ये आपको x की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ज़रा वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकलेगा हमारे पास। D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की वैल्यू है 27 और A डिटर्मिनेंट भी 27 है, ये कैंसिल हुआ। तो x की वैल्यू जो निकली हमारे पास वो क्या निकली, x = 1। ले जी, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी तरह y की वैल्यू के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, y बराबर होगा D2/A डिटर्मिनेंट। D2/A डिटर्मिनेंट, D2 की वैल्यू क्या है, D2 इस वक्त 0 है, कोई बात नहीं, 0 भी आ सकता है। तो ये बना 0/27। तो ये y की वैल्यू क्या आंसर आ जाएगा जी, y = 0, बिकॉज 0 by something is 0, 0 by something is 0। ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। और फाइनली जो हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो यकीनन आपको फार्मूला समझ आ गया होगा कि z बराबर होगा D3/A डिटर्मिनेंट के। तो D3 की वैल्यू इत्तेफाक से फिर 27 आ गई है।
तो ये बना हमारे पास 27/27, ये कैंसिल होके 1 बना, तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देख लें आप किस तरह हमने क्रैमर्स रूल का यूज करके एक्स वाई जी की वैल्यूज निकाल ली है। सोल्यूशन सेट अगर आप लिखना चाहें तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, x1 x की वैल्यू 1 0 1, ये वो ट्रिपलेट है, ऑर्डर ट्रिपलेट है जिसको आप इनमें से किसी इक्वेशन में भी पुट करें, तीनों इक्वेशंस को ये एट अ टाइम, ये सोल्यूशन जो आपके सामने मैंने लिखा है, उम्मीद है कि बोर्ड पे आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि बोर्ड का कॉर्नर, हाँ एक नंबर मिस हो रहा है, चले मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूँ, यूँ लिख देता हूँ 1 0 1, यहाँ लिख रहा हूँ जी मैं। ये सोल्यूशन सेट आपका जो बना है 1 0 1, ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। डबल 2 नंबर्स हों तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं, अगर 3 हो तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ये ऑर्डर ट्रिपलेट जो है आपका इस वक्त इन तीनों इक्वेशंस को एट अ टाइम जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये है क्रैमर्स रूल जो कि बहुत ही आसान है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने के बाद एक्स वाई जी, अगर आपके वेरिएबल x1 y1 x1 y x2 x3 हों तो ये एक्स वाई की जगह x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ जो हैं वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रैमर्स रूल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई बात यहाँ ऐसी है जो आपको समझ नहीं है, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी